वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 50 प्रश्नों का टेस्ट लेकर के आया हूं। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न इसमें है। फ्रेंड्स, 50 प्रश्न में कम से कम आपको 35 सही करना बहुत जरूरी है। अगर आप 35 सही करके बताते हैं 50 में फ्रेंड्स, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी है। अगर ज़्यादा करते हैं, 40 करते हैं फ्रेंड्स, तो और अच्छी तैयारी है। ठीक है, लेकिन कम से कम 35 स्कोरिंग करने की कोशिश आप लोग जरूर करें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त मैं दूंगा, आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा फ्रेंड्स कि 50 प्रश्न में से आपने कितना सही किया है। आप लोग के डिमांड पे ही ये टेस्ट आपको लिए ला रहा हूँ फ्रेंड्स। आप एग्जाम तक आपको इसी तरह से बीच बीच में टेस्ट भी मैं लेता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टडी फॉर कंपटीशन, उस पर मैं आज 7 बजे लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के प्रश्न को लेकर करके। और वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ फ्रेंड्स। स्टडी फॉर कंपटीशन, उसको सब्सक्राइब कर लिएगा और 7 बजे आप लोग जरूर लाइव क्लास में जुड़िएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले फटाफट टेस्ट दे ले फ्रेंड्स। ठीक है, आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलेगा, थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा और 50 में से कितना सही किया जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे फ्रेंड्स? चलिए गेस करिए सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट 1 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सुरकोटदा में आपका घोड़े का अवशेष मिला था। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह से आप लोग स्कोरिंग देखते चलेगा फ्रेंड्स कि कितना सवाल सही होता है, कितना गलत होता है। इससे आपका तैयारी का लेवल भी पता चलेगा फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में परिचित थे। ठीक है, माप तौल से वो परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? तो पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? सवाल नंबर 2 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी गेस कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है ये भी याद रखिए फ्रेंड्स। लोथल गुजरात में पड़ता है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? ये पतन है, बंदरगाह है, तो इसका हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है लोथल। तो याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 2 का जो स्टूडेंट सी मार रहे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था फ्रेंड्स किन वर्गों में विभक्त था? तो 3 नंबर सवाल का गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी में राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। 3 नंबर सवाल का जो भी स्टूडेंट गेस कर रहे हैं, बी मार रहे हैं फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन्हीं वर्गों में विभक्त था। याद कर ले फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट क्वेश्चन इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो 4 नंबर सवाल का गेस करें फटाफट फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1919, बी में भारत सरकार अधिनियम 1935, सी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 नंबर सवाल का जो भी स्टूडेंट बी मार रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही मार रहे हैं। आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए भारतीय जो संविधान का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का भी पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है भारतीय संविधान के निर्माण में? तो आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही। तो जो भी 4 का बी मारे उनका बिल्कुल सही है। चलिए और देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद उससे पूछा जाए तो किसने अनुच्छेद? तो 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है, यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है जो राष्ट्रपति है जो आपका अध्यादेश जारी करता है। कितना? अनुच्छेद 123। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे घुमा के पूछ देगा फ्रेंड्स, इसका कोई गारंटी नहीं, इसलिए सभी तरह याद रखें। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। फिर सवाल नंबर 5 है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? सभी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। जो मार रहे हैं बिल्कुल सही मार होंगे। भारत सरकार अधिनियम कितना? 1919 के द्वारा आपका द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी 5 का जो स्टूडेंट मारे हैं वो बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में जो गठित हुआ था प्रथम अंतरिम सरकार, उसका सदस्य कौन नहीं था? तो सवाल नंबर 6 का गेस करें। 6 का जो भी स्टूडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम इसके सदस्य थे फ्रेंड्स, जबकि आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन के सदस्य आपका नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा संसद की अस्थाई सदन है? ठीक है, परमानेंट सदन कौन है? अस्थाई सदन। तो बहुत बार बताया फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा? राज्यसभा है जो आपका अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा है जो क्या है? अस्थाई सदन है। याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 7 का जो भी स्टूडेंट बी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 8 देखिए। 8 का कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा 8 का। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपका भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। ये मौलिक कर्तव्य है जो रूस के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स। तो याद रखिए इसका 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 42वां संविधान संशोधन। सवाल नंबर 9 को देखें। 9 नंबर सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा गेस करिए। आपको अनुच्छेद बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो 9 नंबर सवाल का जो स्टूडेंट डी मार रहे होंगे उनका बिल्कुल राइट होगा, अनुच्छेद 50। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? ये देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, और करीब करीब सभी सवाल मैं बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी भी। ठीक है, ये आपका टेस्ट है और ये सब बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको सभी का देख लें। 10 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? 10 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहा है सार्वजनिक ऋण, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? उच्च ज्वार भाटाओं में कितना समय अंतराल होता है फ्रेंड्स? 11 नंबर सवाल का जो भी स्टूडेंट 12 घंटा 26 मिनट बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना का अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का बी होगा। चलिए सवाल नंबर 12 को, जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था? चलिए फटाफट गेस करें 12 का। जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऋषभदेव। अगर यही पूछ दिया जाए आपको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक तो महावीर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब वास्तविक पूछ देगा तो आपका महावीर हो जाएगा। ये महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, अपासरनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा। तो सिर्फ संस्थापक पूछा जा रहा है जैन धर्म के अनुसार, तो ऋषभदेव हो जाएगा। 12 का ए जो भी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 13 को देखें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना साहिब में आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये गुरु गोविंद सिंह आपका गुरु गोविंद सिंह थे जो आपका कैवें गुरु थे फ्रेंड्स? तो सिखों का 10वें गुरु थे, जिन्हें खालसा पंथ की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 का राइट आंसर डी हो गया। फिर सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स कितना आपने सही किया है। इनमें से कौन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था? चलिए अच्छा सवाल है 14 का। इनमें से कौन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। बी आर अम्बेडकर थे जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे। तो 14 का जो बी मारे उनका बिल्कुल सही हुआ। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 15 नंबर सवाल का जो भी स्टूडेंट बी मार रहे हैं अकबर, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फिर। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आपका है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषणा की गई है? वित्तीय आपात कितनी बार अभी तक घोषणा की गई भारत में फ्रेंड्स? ऑप्शन में 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो देखिए वित्तीय आपात अभी 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट डी मार रहे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स। डीएनए संरचना है, ठीक है, डीएनए का जो संरचना होता है कैसा होता है फ्रेंड्स? तो 17 नंबर सवाल का गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का गेस कर लिए होंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरी कुंडली होता है। डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली है, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स। 18 है पीर पंजाल रेंज इनमें से किसका हिस्सा था?
ये जो पीर पंजाल रेंज है वो किस हिमालय का हिस्सा था फ्रेंड्स? 18 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये शिवालिक का हिस्सा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पीर पंजाल रेंज है जो किसका हिस्सा था? तो शिवालिक का। तो जो भी स्टूडेंट सी मारेंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है, इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए तो गेस करें सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो नहीं है तो आपका गरबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गरबा है जो गुजरात का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, याद रखिए शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी सभी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, जबकि गरबा नहीं है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं? ये सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या तो फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या गेस करें? करा निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं, ये है जो परंपरागत स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आपका परमाणु ऊर्जा हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम, ये सब आता है। और गैर परंपरागत के अंतर्गत कौन आता है? फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आता है। ठीक है, अब देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ही क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक ही हुआ, तो उसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आ जाता है। और परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है परमाणु और डीजल, पेट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब जो आता है। तो कहा निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ये है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं, क्योंकि ये है जो आपको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो 20 का जो भी स्टूडेंट ये मारे होंगे फ्रेंड्स उनका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से धन निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया? अच्छा सवाल है, किस रूप में निकाला था फ्रेंड्स? 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के रूप में ज़्यादा निकाला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया? तो आपको वस्तुओं, जो भी स्टूडेंट सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। निम्न में से कौन एक अवसादी चट्टान है? अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है? इसका सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, चट्टान का भी और कोयला का भी। तो निम्न में से कौन एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो 22 नंबर सवाल का चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट बलुआ पत्थर मार रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी 22 का। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 आपका है कि किस पुष्प एक लिंगी होते हैं? किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? चलिए, यानी इसमें आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो किसमें है जो पुष्प होता है जो एक लिंगी होता है? बहुत अच्छा सवाल। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खीरा। जो भी स्टूडेंट खीरा मार रहे हैं उसका राइट आंसर होगा किसमें पुष्प जो होते हैं, फूल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो खीरा में जो होते हैं पुष्प वो एक लिंगी होते हैं। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? देखिए इसमें दो सवाल बन गया फ्रेंड्स। संसार सबसे ताजे पानी का झील है जो उसका नाम लेक सुपीरियर है, ये आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ ऑप्शन देखिए में छूट गया, टाइपिंग करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं, आंसर वो नहीं होगा। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका लेक सुपीरियर झील पड़ता है। संसार के सबसे ताजे पानी की बड़ी झील है जो क्या होगा फ्रेंड्स आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपका सवाना चारगाह कहाँ पाए जाते हैं? इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है। 25 का सवाना चारगाह आपको कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो कौन सा महादेश में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महादेश। जो जो बता रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। तो इसी तरह से 50 प्रश्नों का मैं टेस्ट बीच बीच में भी लेता रहूँगा एग्जाम तक फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, अपना लेवल जरूर चेक करिएगा कि 50 में से आप कितना मार रहे हैं। अगर 50 में से आप 35 मारते हैं फ्रेंड्स तो इसका स्कोरिंग क्या होता है आपका? 100 में 70 होते हैं। तो 100 में 70 ईमानदारी पूर्वक करते हैं फ्रेंड्स तो आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे 70 आपका जनरल है फ्रेंड्स, उनको 70 प्लस नहीं, आपको उनको कम से कम 75 करना पड़ेगा। ठीक है, 75 करना पड़ेगा, 75 प्लस जो जनरल है। ओबीसी सब में जो आता है फ्रेंड्स उनको कम से कम 70 प्लस करना पड़ेगा। तो इसी से एक आकलन पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? 26 नंबर सवाल का गेस करें। जो भी स्टूडेंट मंगल और बृहस्पति बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 आपका है कि क्वासिक्योरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? हो सकता है ये सवाल पक्का आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। जो आपको क्वासिक्योरकर बीमारी होती है किसके कमी से होता है? फिर सबको पता होना चाहिए, सबका जवाब इसका सही होना चाहिए, बहुत बार पढ़ाए हैं।
कौन सा क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, बी में शक्कर, सी में प्रोटीन, सी में सोडियम। करेक्ट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। 27 का जो भी स्टूडेंट सी मार रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है फ्रेंड्स कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितना होना चाहिए कम से कम? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो राज्यसभा का ना, तो राज्यसभा का हो जाएगा कितना? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो मार रहे हैं बिल्कुल सही मार रहे हैं। सवाल नंबर 29 को देखें कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? कौन थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, ठीक है। और 29 नंबर सवाल का जो डी मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। सवाल नंबर 30 को देखें कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? आपका ये इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा, फिर से एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए इसका जवाब सभी का सही होना चाहिए। समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? याद रखिए, नीति निदेशक तत्व। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। और संयुक्त अरब अमेरिका से बहुत सारा प्रावधान लिया गया, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्याय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में, फिर आपका मौलिक अधिकार, सब संयुक्त अरब अमेरिका से लिया गया है। तो 30 का जो डी मारे उनका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 31 को देखें, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो 31 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सोमदेव जो मार रहे हैं बिल्कुल सही मार रहे हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव हैं। अगला सवाल को लेते हैं। 32 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। महारत्न इनमें से कौन सा कंपनी नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन में भेल, गेल, सेल या BSNL। तो क्या होगा फ्रेंड्स? भेल, गेल, SNL या BSNL, सेल या BSNL। तो 32 का जो भी स्टूडेंट डी मार रहे होंगे BSNL, वो बिल्कुल सही मार रहे हैं। आपका जो BSNL है फ्रेंड्स आपका महारत्न के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए तो सवाल नंबर 33 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 33 आपका है, सवाल नंबर 33 है आपका फ्रेंड्स की सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? 33 का राइट आंसर फ्रेंड्स गेस करें फटाफट। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अलादीन खिलजी। जो स्टूडेंट बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अलादीन खिलजी ने करवाया था सीरी दुर्ग का और सीसी शहर का। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? कौन सा है जो सभी में रहता है प्रोटोजोआ के अलावा? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज, ठीक है। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो एमाइलेज जो सभी में रहता है, प्रोटोजोआ का छोड़ करके। अगला सवाल 34 का बी हो गया। सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 35 आपका है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाला गरबा के समान है? देखिए आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ लोक नृत्य गरबा कहाँ का? गुजरात का है। तो उसी तरह से बिहार में कौन सा होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा झुमरी नृत्य, ठीक है। जिस तरह से गरबा होता है फ्रेंड्स उसी तरह से बिहार में झुमरी नृत्य होता है। आज बिहार स्पेशल का भी वीडियो बनाया हो फ्रेंड्स, जिसमें 120 प्रश्न डाले हैं, और नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो चैनल पे जाकर के बिहार स्पेशल में जाकर के आप लोग जरूर देखिए। उसमें झुमरी नृत्य के बारे में मैं जिक्र किया हूँ। तो झुमरी नृत्य और गरबा है जो एक समान है। तो 35 का जो स्टूडेंट बी मारे उनका बिल्कुल सही होगा। सवाल नंबर 36 को देखिए। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो 36 का जो भी है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए मार रहे होंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ये बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा। कोई भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है तो आपका वायुमंडल में क्या CO2 जो गैस है बढ़ रहा है उसके कारण से। तो ए हो गया 36 का। सवाल नंबर 37 का गेस करते चलिए फ्रेंड्स। अब बताइएगा 50 में से आपने कितना सही किया। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? इस टाइप का सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सा नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? 37 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका बी, कावेरी। कावेरी है जो आपका अरब सागर में नहीं मिलती है। 37 का बी। सवाल नंबर 38 को देखें। 38 नंबर सवाल है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन दर किसके बराबर होती है? अच्छा सवाल। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? 38 का गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो किसी पिंड के संवेगी परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है फ्रेंड्स? तो आपका परिणामी बल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी 38 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखें। 39 नंबर सवाल है, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? ठीक है, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? सिंपल सा प्रश्न, गेस करें। गंधक का किया जाता है, कार्बन का किया जाता है, फास्फोरस का किया जाता है, या आपका सेलेनियम का किया जाता है?
तो किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग सोच लेंगे इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, गंधक का। ठीक है, सवाल नंबर 40 को देखें कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। चलिए, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनॉन। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ये सभी है जो अकेली गैस के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, जिनॉन हो गया, आर्गन हो गया, जिनॉन। ठीक है, तो जिनॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर, देखिए ऑप्शन है इसमें दो में जिनॉन जिनॉन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो जिनॉन ही है जो इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आपका कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको जिनॉन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग से मिस्टेक हुआ है तो दो में ऑप्शन एक ही पड़ गया है, तो जिनॉन को आपका स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 41 को करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें आपका सही हो गया होगा, जो भी बी मारे होंगे या तो डी मारे होंगे फ्रेंड्स, दोनों देखिए है सही हो गया होगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। 41 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए बहुत बार बताया फ्रेंड्स, ये सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए इस तरह से घुमा कर पूछा जा सकता है, तो रावी नदी के किनारे कौन सा है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर हड़प्पा है जो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है जो फिर आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, रावी नदी, हड़प्पा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। कौन सा मुगल सम्राट था जिसने आगरा के किले का निर्माण किया था। 42 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी अकबर मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था, 42 का बी। सवाल नंबर 43 को देखें कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। 43 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जहांगीर के समकालीन थे। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं फ्रेंड्स कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। बहुत अच्छा सवाल, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था। 44 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका इंग्लैंड में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 45 को देखें, बहुत बार बताया हूँ फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई, तो फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में हुआ था फ्रेंड्स। और उस समय किसका शासन किसका चल रहा था, गेस करें फ्रेंड्स, लुई 14वां या लुई 15वां या लुई 16वां या लुई 17वां। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लुई 16वां ना। 45 का कौन जो स्टूडेंट आपका लुई 16वां मार रहे हैं, रोमन अंक में लिखा हुआ है 10 हो गया, 5 हो गया, 1 15 1 16 यानी 16वां लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। तो जो स्टूडेंट सी मारे होंगे उनका 45 का उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 46 को देखें फ्रेंड्स कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था, तो आपको लोग पता है 1923 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। कौन किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर के 1930 ईस्वी में किया था। तो किसकी विफलता के बाद ऐसा हुआ था, तो 46 का राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन जब विफल हो गया था फ्रेंड्स, तो 1923 ईस्वी में आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी या स्वराज दल का स्थापना किया था। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल 47 नंबर सवाल है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। या तो तारों का रंग किसका सूचक है, किसी तरह से घुमा के पूछेगा लेकिन पूछ सकता है सवाल। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान पर निर्भर करता है। यही सवाल को मैं दूसरा तरह से कल और वीडियो में शामिल किया हूँ कि तारों का रंग है वो किसका सूचक होता है, दूरी का या तापमान का या रेडियम्स का या तो वायुमंडलीय दाब का। तो जो तारों का रंग होता है फ्रेंड्स वो तापमान का सूचक होता है, याद रखिएगा। जो तारा नीला दिखाई देता है फ्रेंड्स उस समय इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो उजला दिखाता है उससे कम है, जो पीला दिखाता है उससे कम है, जो लाल दिखता है उससे कम होता है। ठीक है, तो याद रखिए तारों का रंग तापमान का सूचक होता है। सवाल नंबर 48 को देखिए फ्रेंड्स कि वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है। 48 का जो भी है स्टूडेंट H2O बता रहे हैं यानी कि जल बता रहे हैं फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तो पैदा क्या करता है, तो जल उत्पन्न करता है। यानी ऑप्शन नंबर 48 का बी जो हमारे सही है। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। चलिए गेस करिए 49 नंबर सवाल का। तो देखिए केरेटिन है जो आपका एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। जो भी स्टूडेंट 49 का सी मार रहे हैं बिल्कुल सही मार रहे हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, 50 नंबर सवाल का।
तो गेस करें फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कौन नहीं आता है। पहले भी बहुत बार ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड, ये टेस्ट था। तो जो भी है स्टूडेंट 50 का ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं वो बिल्कुल राइट मार रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है जो आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो ये 50 प्रश्नों का आप लोग के लिए टेस्ट था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं बीच बीच में आपको प्रत्येक दिन टेस्ट लेते चलूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको 14 का जिनका एग्जाम है वो अभी जोर शोर से ज़्यादा से लगे रहे फ्रेंड्स, और साथ में जिनका 21 का वो भी अभी से लगे रहे। मैं तभी एग्जाम तक फ्रेंड्स हर एक तरह से मैं आपको मदद करूंगा। और मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि जो 7 बजे मैं करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न को लेकर करके हाजिर हूँगा। दूसरा चैनल है फ्रेंड्स, उस पर लाइव आऊँगा। उस चैनल का आपका नाम है स्टडी फॉर कंपटीशन, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फटाफट जा करके आप उसे ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। उस पर साइंस का प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट उस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सुबोध सर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर मैं आज लाइव आऊँगा फ्रेंड्स करंट अफेयर्स लेकर करके। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रेंड्स तो प्रत्येक दिन उस पर 7 बजे से मैं लाइव क्लास आऊँगा करंट अफेयर्स को लेकर के फ्रेंड्स, जो बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना सही किया था। और आप लोग वेबसाइट पर जाकर के अभी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए उसमें पढ़ने में आप लोग को मज़ा भी आता होगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वेबसाइट पे आप लोग जाकर के खाली समय में कहीं घूमने गए फ्रेंड्स, कहीं पर गए तो मोबाइल में आपका प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, बहुत सारा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो उसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि पैसा तो लगता नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप लोग जरूर देखें। तो 7 बजे फ्रेंड्स दूसरे चैनल पर लाइव मैं मिलता हूँ आप लोग को। याद से फ्रेंड्स आप लोग जरूर जुड़िएगा, अच्छा रिस्पांस रहेगा तभी उस पर मैं लाइव क्लास में आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न प्रत्येक दिन कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।